तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 13 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं, 10 PCS अफसरों के भी तबादले हुए हैं। आनंद वर्धन अपर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बने हैं। शैलेश बगोली को कार्मिक और सतर्कता विभाग का सचिव बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां 13 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं, 10 PCS अफसरों के भी तबादले हुए हैं, जिसमें कि आनंद वर्धन अपर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बने हैं। शैलेश बगोली को कार्मिक और सतर्कता विभाग का सचिव बनाया गया है। जो पूरी सूची है वो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो 13 IAS अफसर जिनके तबादले हुए हैं वो इस वक्त हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। इस बार NCRB की रिपोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की खबर हुई, वहीं 2019 और 2020 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई। जबकि झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मामले, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में 40 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बरकरार है। 2021 में केवल एक ही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली सांप्रदायिक हिंसा की घटना सामने आई है। कानून व्यवस्था और अपराध, ये दोनों मुद्दे किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कानून व्यवस्था में सुधार को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब NCRB की रिपोर्ट को जहां सरकार अपने दावे पर मोहर बता रही है, तो विपक्ष ने अपराध के आंकड़ों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है, आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपराध के अलग अलग मामलों में बीते सालों के मुकाबले गिरावट आई है। और इस रिपोर्ट के बाद यूपी में क्राइम कंट्रोल का श्रेय अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस नीति को दिया जा रहा है। परिश्रमी मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री है। इसलिए आज कानून का एक भय है और कानून काम करता है। कोई चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज हम दंगा मुक्त हैं और आप कह रहे हैं कि राज्य के अंदर, लेकिन 5 साल के अंदर एक भी दंगा राज्य के अंदर नहीं। ये बड़ी उपलब्धि है सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जिसकी कल्पना नहीं कर। एक तरफ भाजपा और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों की नाक में नकेल डालने के अपने दावे और NCRB रिपोर्ट आने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ NCRB के आंकड़ों का ही हवाला देकर यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले अखिलेश यादव का आरोप है कि NCRB की नई रिपोर्ट को लेकर सरकार झूठ बोल रही है। झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। सपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी रिपोर्ट में यूपी से जुड़े अपराध के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मामले अगर दर्ज ही नहीं होंगे तो अपराध में कमी दिखने लगेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुकदमा न लिखने का फैसला लिया है, मैंने स्वयं बहुत सारी जांचों के लिए लिखा है। जनपद अमेठी के प्रकरण हैं, थानेदार पर बाकायदे लोगों ने रो रो कर आरोप लगाए हैं। ADM और DM की रिपोर्ट है कि मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। तो मुझे लगता है जब सरकार मुकदमे न लिखने का फैसला ले लेगी तो अपराध में कमी आएगी। लेकिन सपा से अलग होकर इन दिनों राजनीति का मध्य मार्ग पकड़ चुके ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में अपराध नियंत्रण की बात स्वीकार की है। हालांकि राजभर ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, लेकिन अफसरशाही पर सवाल खड़े किए हैं। पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज, योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के मुंह से योगी सरकार की तारीफ अखिलेश यादव को नागवार गुजरी है। बीजेपी कितनी भी तिकड़म कर ले और बीजेपी ये
तमाम लोगों से अपनी बात बुलवाती है। सावधान रहना, बीजेपी हो सकता है आपके बीच में भी पूछे कि यही सवाल पूछना। ये आजकल मैनेज्ड ड्रामा है। फिलहाल विपक्ष भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अपराध के मामलों का ब्यौरा जुटाने वाली सबसे बड़ी संस्था की रिपोर्ट को सरकार अपने दावों पर मोहर बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सपा एमएलसी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनकी जांच रिपोर्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा दंगा कौन कराता था। नित्य प्रति इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। यहाँ तक कि स्थानीय थानों में किसी पीड़ित की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, उसको झुठलाए जाने की कोशिश की जाती है। एफआईआर कराने का बहुत दबाव बनाने पर उत्पीड़न वाले का भी प्रार्थना पत्र लेकर के पीड़ित परिवार के भी खिलाफ एफआईआर लिख लिया जाता है और उत्पीड़न करने वाले की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि समझौता करो। जब सरकारी मशीनरी घटनाओं को दबाने, छिपाने, एफआईआर न करने की कसम खा बैठी है तो स्वाभाविक रूप से दिखाने के लिए ग्राफ इनका नीचे जाएगा। अब खबर इटावा से है, जहां सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से निकाले गए संविदा कर्मियों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। कल सोमवार को प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव के धरने के बाद अब खुद शिवपाल मौके पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल शिवपाल भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। दरअसल मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक निगम का टेंडर खत्म किया था जिसके तहत 600 संविदा कर्मियों की नौकरी चली। देखिए अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज धरने पर बैठे शिवपाल यादव। पहली तस्वीर में आप देखेंगे शिवपाल यादव भी इस धरने में अब शामिल हो गए हैं और जो दूसरी तस्वीर है, कल की तस्वीर है, आदित्य यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इस दौरान शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर भी चुटकी ली और बिना नाम लिए अखिलेश को ही सफाई की दुर्दशा का जिम्मेदार बता दिया। अगर सरकार होती तो हमको क्यों ये नहीं कारणों की वजह से तो हो गया। कोई तो कारण तो सबको पता ही हो गया। क्यों सरकार नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? बताओ, हमने तो तसल्ली कर ली थी एक ही सीट पे। अब तो नहीं बना पाए तो मैं क्या करूं? दी नहीं, मैं क्या करूं? मैंने तो मांगी तो बनिए बन जाती बात, और नहीं बन जाती अगर मुझे जिम्मेदारी मिल जाती। अगर हम तो चाहते थे केवल हर मंडल में एक सीट दे दो और एक हेलीकॉप्टर दे देते, बताओ सब में अपील करते तो कम से कम 20-20 हजार हर विधानसभा में वोट बढ़ जाता। नोएडा में महिला से बदसलूकी का आरोपी गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल में बंद है और श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई के विरोध में त्यागी समाज यूपी सरकार से नाराज है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी अब तक गालीबाज श्रीकांत त्यागी के बहाने भाजपा पर सवाल उठा रही थी, वही सपा अब श्रीकांत के समर्थन में आ गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जो श्रीकांत त्यागी के परिवार से अब 2 तारीख को मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य त्यागी समाज के ही हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर, नारद राय, नोएडा से जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भाटी भी शामिल हैं। इसलिए सपा का प्रतिनिधि मंडल श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाएगा। तो समाजवादी पार्टी की त्यागी पॉलिटिक्स क्या है ये समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब से 2 दिन पहले ही जब अखिलेश यादव नोएडा आए थे तो उनके सुर बड़े बदले हुए थे। अब ये जो डेलीगेशन तैयार किया गया है, मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा, अब इसके पीछे क्या सोच है देखने वाली बात होगी। क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे? त्यागी वोटर्स को अपने साथ लेना एक बड़ी वजह है या फिर हृदय परिवर्तन अखिलेश यादव का हो गया है? हालांकि जो अखिलेश यादव अब जेल में बंद गालीबाज श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजने जा रहे हैं, 4 दिन पहले उन्हीं का ही रुख
कुछ और था। क्या कह रहे थे वो, आप भी सुनिए। की बात नहीं है, पूरे जिलों की आप पता कर लीजिए। और अभी अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो उस मोबाइल से जो वीडियो बनाने वाले को बधाई देता हूँ कि जिसने उस झगड़े को न केवल टीवी पर ला दिया बल्कि पूरे के पूरे देश में लोग जान गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चरित्र क्या है। हम बधाई देना चाहते हैं उस वीडियो बनाने वाले नौजवान को या जो भी रहा होगा जिसने उस घटना का पूरा जानकारी सबको दे दी। याद कीजिए, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो आप जानते होंगे क्या था उसमें। कोई कल्पना कर सकता है कि महिला को इस तरह व्यवहार कर सकता है? कोई महिला के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? और क्या कहा भाषा में कहा गया कि बनिया की औरत है, कुछ कहा गया इस तरह की भाषा। ये किसने नहीं देखा? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दूसरों को शिक्षा देते थे, केवल एक मोबाइल ने जो फिल्म बनाई बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं। और जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे तो वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था को देख करके हम शर्मिंदा हैं। अब खबर बागपत से, जहां दोघट क्षेत्र में गांगनौली जंगल में दंगल हुई है। यहां सड़क के लिए खेत में किसान और प्रशासनिक टीम आपस में भिड़ गए। दरअसल दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन की टीम जमीन की निशानदेही करने पहुंची थी, लेकिन यहां टीम के आने की खबर लगते ही किसान मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा कर दिया। प्रशासनिक टीम और किसानों के बीच हाथापाई की खबर है। हालांकि बाद में पुलिस की टीम ने हल्का बल प्रयोग करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। अब देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, पहले विवाद हुआ और उसके बाद किस तरीके से खेत में दंगल हुआ उसकी तस्वीर है। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, किसानों ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद प्रशासनिक टीम भी आपस में भिड़ती हुई नजर आई। यूपी में बारिश और बाढ़ से जिंदगी बेहाल हो चुकी है। महादेव की नगरी में बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को बेपटरी कर दिया है। काशी में गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यहाँ 84 के 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं। काशी में घाट से लेकर मंदिर सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम भी बाढ़ की चपेट में आने लगा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अब बाढ़ का पानी घाटों को पार करते हुए पूरे शहर में तबाही मचाने लगा है। गंगा का जल से बड़ा सा परेशानी हर आदमी को हो चुका है और माँ से विनय हम लोग करते हैं कि क्षमा करें, आपका संसार बालक है। आलम यह है कि घाटों से लेकर सड़कों तक नाव चलने लगी है और मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रशासन का दावा है कि इंतजाम और दुरुस्त किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बाढ़ राहत कैंप में भी व्यवस्था बेहतर कर दी गई है और बाढ़ में फंसे लोगों तक प्रशासनिक मदद पहुंचाई जा रही है। अब जितने अलग नए मोहल्ले थे जिनमें बैकफ्लो होता है पानी का, उनमें कल रात से लेकर अब तक पानी का भरा हुआ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि जहां पे खाली आधा 1 फीट पानी है वो थोड़ा सा और वेट कर लें कल तक, अदरवाइज़ नहीं तो जहां ज़्यादा पानी भर रहा है उनको हम लोग बाहर निकाल के ला रहे हैं। कुछ सामान ऊपर लोगों का शिफ्ट करवाने में मदद कर रहे हैं। अभी तक 46 हमारी नाव चल रही थी, हमारी करीब 12-13 नाव और आज हमने बढ़ाई हैं ताकि अलग अलग मोहल्लों में सामान लाने की आवश्यकता पड़े तो वो लोग निकाल सकें। बाढ़ से काशी के कोने कोने में बुरा हाल है। लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का पलायन लगातार जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बख्शी का बांध पहुंचे और गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ का जायजा लिया। उन्होंने एनडीआरएफ की बोट से जाकर खुद बाढ़ के हालातों को देखा और लोगों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से निर्देश है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए और भोजन का भी प्रबंध किया जाए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संगम नगरी में बाढ़ का कहर है और उसके बीच में राहत सामग्री बांटी गई है। तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने का भी काम किया और सरकार के द्वारा निर्देश भी है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके अगर कहीं पर उनको रखने की आवश्यकता है घर से बाहर उनके सुरक्षा की दृष्टि से तो उसकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था। और अभी बाढ़ जैसे इस समय है, घटना शुरू हुआ है, बाढ़ जब कम होगी तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे रखा गया है कि उसके बाद जो समस्या खड़ी होगी उसके समाधान के लिए वो तैयार रहे। वहीं गाजीपुर के भी 4 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जमानिया में भी बाढ़ का कहर है। इसी बीच जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे तो यहां पर पीड़ितों की मदद के लिए पैसा बांटते हुए नजर आए, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ओम प्रकाश सिंह सभी पीड़ितों को 50-50 के नोट बांटते हुए दिख रहे हैं। वहीं बरेली में सपा पार्षद और कुख्यात ड्रग तस्कर कुल्लू उर्फ शाहिद पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने कुल्लू की 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया। कुल्लू पर एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के 15 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसकी पत्नी पर स्मैक तस्करी के 2 मामले दर्ज हैं। कुख्यात तस्कर स्मैक तस्कर कलवा शाहिद पुत्र अजीमुल्ला निवासी कस्बा फतेहगंज पश्चिमी अंसारी मोहल्ले का रहने वाला है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा थाना वीरगंज में पंजीकृत है। उक्त गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत इसकी 14(1) गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत इसकी अवैध संपत्ति जो इसने अपराध से कारित करके अर्जित की है उसे जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 27/8/2022 को उक्त संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।